हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। तो इसी को आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मेटल और नॉन मेटल से, यानी कि धातु और अधातु से। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख पा रहे हो, ये सारे हमारे क्या है, मेटल्स हैं यानी कि धातु है, और ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं यानी कि अधातु है। अब दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहली चीज तो ये दिखाई दे रही है कि जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं यानी कि कठोर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपको दिख रहे होंगे ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं यानी कि कोमल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद दोनों में है, मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी। जैसे कि यहाँ पर हमें डायमंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। डायमंड है क्या, कार्बन का एलोट्रॉप है। वो एलोट्रॉप क्या होता है वो आप आगे चैप्टर में जब हम कार्बन इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों, ये क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड, ठीक। लेकिन डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा सबसे हार्ड मटेरियल होता है। हमारी जो अर्थ है वहां पर जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो डायमंड है। जबकि डायमंड तो क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड जो है वो हार्ड होता है बहुत ज्यादा, ठीक। चलिए, तो वहीं हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ मेटल्स को देख करके हमें क्या लग रहा है कि मेटल्स क्या है, काफी लस्टरस हैं। लस्टरस यानी कि काफी चमकदार है, काफी शाइनी है, दिख रहा है हमें। जैसे ये गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे हमें, आयरन है, ये सारे कैसे दिख रहे हैं हमें, बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहे हैं यानी कि बहुत ज्यादा लस्टरस दिख रहे हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल क्या होते हैं बच्चों, लस्टरस होते हैं यानी कि चमकदार होते हैं। वही नॉन मेटल जो है ये लस्टरस नहीं होते, ठीक। लेकिन हमें डायमंड दिख रहा है कि डायमंड क्या थोड़ा सा शाइनी है। तो अपवाद सब जगह है, तो हमें इन अपवाद को भी पढ़ना है और इनके जो प्रॉपर्टीज है उनको भी अच्छे से डिस्कस करना है। अगली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या है, डक्टाइल भी हैं और मैलिएबल भी है, यानी कि मेटल्स को पीट पीट के किसी हथौड़ी की मदद से या किसी भी चीज की मदद से इनको पतली शीट्स में बनाया जा सकता है। जैसे हम चद्दरें बनाते हैं मेटल्स की, जैसे हम देखते हैं कि चांदी का वर्ग हम लगाते हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, या सिल्वर की पतली पतली शीट्स हम बनाते हैं सिल्वर की पतली पतली शीट्स, जिनको हम वर्ग भी कहते हैं, चांदी का वर्ग है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मेटल्स डक्टाइल और मैलिएबल दोनों होते हैं, जिस वजह से इन्हें पीट करके पतली शीट्स में बनाया जा सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि इन्हें पीट पीट करके इतना पतला थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेटल्स को पीट करके वायर्स में और शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं मेटल्स क्या है, डक्टाइल और मैलिएबल दोनों है। वहीं हम नॉन मेटल्स की बात करें, ना तो ये डक्टाइल है ना तो ये मैलिएबल है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की है। चलिए, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, बहुत ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। इतने मैलिएबल हैं कि इन्हें पीट करके इस तरह से भी गोल्ड की शीट या सिल्वर की हम शीट बना सकते हैं। बात करेंगे कॉपर जैसा मेटल, कॉपर क्या है, काफी डक्टाइल है। कॉपर के सारे ही मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो इन्हें पीट करके थिन शीट्स में थिन वायर इनकी बनाई जा सकती है, यानी कि पतली तार इनसे बनाई जा सकती है। यानी कि अगर हम बात करें, 1 ग्राम गोल्ड है हमारे पास, कितना है, 1 ग्राम गोल्ड। तो 1 ग्राम गोल्ड से हम जो है 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ठीक। चलिए, यानी कि ये इतने ज्यादा डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं और ये सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि हमने अपने स्कूल की बेल देखी होगी, टेम्पल की बेल देखी होगी, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वो किससे बनी हुई होती है, मेटल से बनी हुई होती है। तो आपने स्कूल में भी बेल देखी होगी बच्चों, वो भी मेटल की बनी हुई होती है। क्यों मेटल की बनी हुई होती है, क्योंकि उस वजह से उसका साउंड जो है दूर दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो मेटल कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक।
चलिए, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, एक आपने मेटल की कोई चीज ले ली, एक नॉन मेटल की कोई चीज ले ली, दोनों में आपने अपने हाथ से मारा है ना, हाथ से मार करके या किसी भी स्टिक से आप मारें तो आप देखोगे मेटल जो है ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, नॉन मेटल जो है वो इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस वजह से ही, क्योंकि ये सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो बेल्स को बनाने के लिए इनका खासकर उपयोग किया जाता है, जैसे टेम्पल बेल्स हो गई, स्कूल बेल्स हो गई, और भी जो बेल्स होती हैं। चलिए, तो कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि नॉन मेटल्स ना तो लस्टरस होते हैं, ना ही हार्ड होते हैं, ना मैलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं। लेकिन बच्चों, इनमें से भी कुछ मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रेफाइट है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है और हार्ड भी होता है। कोल की बात करें, कोल भी क्या है बच्चों, कार्बन से बना है, तो ये भी क्या है, एक नॉन मेटल ही है, क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन ये भी कैसा होता है, हार्ड होता है, तो यानी कि इसकी क्या है, मेटल जैसी प्रॉपर्टीज है, लेकिन है तो क्या, नॉन मेटल ही, ठीक है। अब जैसे नॉन मेटल है तो वो सॉलिड और गैसेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ करके, ब्रोमीन कैसा होता है बच्चों, लिक्विड होता है। अब जैसे कि हमने हमारी पीरियोडिक टेबल देखी है, पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से हमारे मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप होते हैं, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप होते हैं बच्चों, वो हमारे एल्केलाई मेटल्स और एल्केलाई अर्थ मेटल्स होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड से लेकर के जो हमारे 12th तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ही होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम उन्हें कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे 18 तक बाकी 13 टू 18 तक जो ग्रुप हैं वो सारे ही हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, और उनमें कुछ गैसेस भी होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी नोबल गैसेस भी होती हैं, ठीक। तो इसको तो आप आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको आप डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी हमने बात कर ली थी, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए, मेटल जब बर्न होते हैं एयर में तो क्या होता है, ठीक है। मेटल को जब बर्न किया जाता है एयर में तो क्या होता है, मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या होता है, तो इसकी हमने कई सारे प्रोसेस पढ़ी, यहाँ पर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हमने पढ़ा था। साथ साथ ये पढ़ा था कि मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ जो है स्टीम यानी कि भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमने देख लिया था, हालांकि ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज इस प्रकार से, जहां पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमारे कौन से हैं, सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारे कौन से हैं, बीच बीच में जो हैं वो कौन से होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये हमने देख लिया था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाएगी ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक। कोई डाउट है आपको इसमें, अगर इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, फिर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की थी कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी। फिर बात कर रहे थे हम अकरेंस ऑफ मेटल की, यानी कि मेटल्स अकर कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मेजरली जो है अर्थ की क्रस्ट में और सी वाटर में हमें मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, ये मिनरल्स में हो, सॉरी, जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं, ओर्स क्या होती है इनको हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। गैंग पार्टिकल्स और कुछ नहीं, इम्प्योरिटीज ही होती हैं, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मेटल के हम एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे, किसका, निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो कई सारे मेथड्स हमने बच्चों यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। चलिए, तो एक चार्ट हमने देखा था यहाँ पर, ये वाला, जहां पर
से, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उससे कैसे हम जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग मेटल्स होते हैं, कुछ जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, जो लो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनके सभी के ये जो अलग अलग ओर्स में पाए जाते हैं, जैसे देखो इनके सल्फाइड ओर्स जो हमारे लो रिएक्टिविटी होते हैं, जैसे कि सिल्वर या कॉपर हम कहें, लो रिएक्टिविटी होती है इनकी। ठीक है, सल्फाइड ओर। फिर इन सल्फाइड ओर को क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। रोस्ट कैसे बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, इसी को ही रोस्टिंग हम कहते हैं। फिर हमें मेटल्स मिलते हैं, फिर उन मेटल को आगे रिफाइन करके हमें जो है एक्सट्रैक्ट हुए मेटल्स मिल जाते हैं। फिर बात की थी हमने जो हमारे मेटल्स हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले, जो मीडियम रिएक्टिव है। तो ये दो तरह से हमें मिलते हैं, एक कार्बोनेट ओर की फॉर्म में, एक सल्फाइड ओर की फॉर्म में। ठीक है, तो जो सल्फाइड ओर की फॉर्म में उसका प्रोसेस तो लो रिएक्टिविटी वाले की तरह होगा, सेम रोस्टिंग करना है, ऑक्साइड मेटल बनाना है, रिडक्शन करना है और मेटल को प्योरीफाई करना है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनेट ओर है, पहला स्टेप होगा इसका कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या था ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कैल्सिनेशन बच्चों जहां पर ऑक्सीजन की सॉरी एब्सेंस में हीट किया जाता है, जबकि रोस्टिंग क्या है, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो दोनों से ही क्या मिलता है, हमें ऑक्साइड मिलता है मेटल का, फिर उससे उसका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, फिर मेटल जो हमें मिलता है उसको प्योरीफाई किया जाता है। बात करते हैं जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, ये सबसे इजी मेथड होता है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मॉल्टन ओर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ सिंपल से मेथड्स है जिनको हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, सारी रिएक्शंस भी हमने देख ली थी कि कैसे हम इनको जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में हमने बात की थी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में हमने बात की थी, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में हमने बात की थी कि मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल को ही देख रहे थे। चलिए, इसको भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, पहले हमने ऐसा कुछ सेटअप किया, ऐसा हमने कुछ सेटअप किया। ठीक है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इम्प्योर मेटल क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, और प्योर मेटल बनाएगा कैथोड। हमने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा, ये कॉपर क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा, कॉपर सल्फेट क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये जो कॉपर है ये कॉपर की रॉड पर जाकर चिपक जाएगा, जिस वजह से जो कॉपर की रॉड है ये कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और इम्प्योरिटीज एक तरफ हो जाएंगी। तो हमें जो है मेटल अलग मिल जाएगा, मेटल क्या हो जाएगा, हमें रिफाइन होकर के अलग से मिल जाएगा। ठीक, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में जब हम करंट पास करते हैं तो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो ये प्योर मेटल है एनोड पर, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और कैथोड पर जो है वो प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि हमने प्रोसेस अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, वही प्रोसेस है, बस हम इसको आगे पढ़ रहे हैं। चलिए, द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, शुद्धियां हैं, वो सॉल्यूशन में चली जाती हैं, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो एक तरफ क्या हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है, यानी कि बॉटम में पेंडे में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है एनोड के। ठीक है, जिसको एनोड मड भी हम कहते हैं। इस तरीके से हमारा यह एसिडिफाइड कॉपर सॉल्यूशन सल्फेट हम इसमें डालते हैं, ये हमारा टैंक है। इस प्रकार से ये जो कॉपर है ये तो यहाँ एनोड पर चला जाएगा, और सॉरी कैथोड पर चला जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस तरीके से नीचे में आ जाएगी, तो क्या कहेंगे, एनोड मड। देखो बच्चों, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो तो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, सॉल्युबल हो जाएंगी, लेकिन जो इनसॉल्युबल है, जो डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो क्या हो जाएंगी, एक तरफ एनोड के नीचे क्या हो जाएंगी, वो इकट्ठी हो जाएंगी, जिन्हें हम एनोड मड भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पर हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर है और कैथोड हमारा प्योर कॉपर है। प्योर कॉपर किस पर डिपॉजिट होगा बच्चों, कैथोड पर डिपॉजिट होगा। आपको याद भी यही रखना है, प्योर मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होता है, कैथोड। ठीक है,
चलिए, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। ये वाला स्लाइड और ये वाला जो पार्ट है हमने पढ़ा अभी, इनको आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो यहाँ पर अक्रेंस ऑफ मेटल की हमने बात कर ली थी। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे रिफाइन किया जाता है, ये सारे प्रोसेस हमने पढ़ लिए हैं। जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इन सभी के मेथड्स हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। चलिए, तो अब बात करते हैं बच्चों कोरोजन, जिसको हम संक्षारण भी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस है क्या, ये कोरोजन जो प्रोसेस है वो है क्या। जैसे हमने कील देखी है ना, कुछ समय तक अगर हम कील को ऐसे ही छोड़ दें तो हम क्या देखते हैं कि वो इस तरह की हो जाती है, ऐसे रेडिश ब्राउन हो जाती है। ठीक, वहीं ऐसे लोहे के पाइप्स हमने अपने घरों के आसपास देखे होंगे या सड़कों के आसपास देखे होंगे, तो हम क्या देखते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, है ना। सिंपल अगर हम कहें तो हम क्या कहते हैं, इस पर क्या लग गया है, जंग लग गया है। तो ये जंग लगना, इसी को हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कोरोजन का शिकार बनते हैं, उन पे ज्यादातर कोरोजन होता है। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसी को। सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर से बने हुए जो आर्टिकल, सिल्वर आप जानते हैं चांदी, बिकेम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो घरों में आपकी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो वो जो है पायल पहनती हैं, आपने देखा होगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि स्टार्टिंग में तो वो जो पायल है, जो चांदी की पायल, स्टार्टिंग में तो बहुत ब्राइट रहती है, बहुत चमकदार रहती है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होती रहती है, धीरे 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 ब्लैक होती रहती है। तो ये ब्लैक क्यों होती है बच्चों, क्योंकि वो क्या है, वो जो पायल है उसमें पानी भी लग रहा है और एयर के पास तो वो है ही, तो वो क्या है, एयर में एक्सपोज है, हो रखी है पूरी। ठीक है, तो वो एयर के साथ क्या कर लेती है बच्चों, रिएक्ट कर लेती है। ठीक, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एयर। एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसके साथ ये रिएक्ट करती है टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जिससे कि उसके बाहर एक कोटिंग बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, चलिए, तो इसी वजह से वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे काली होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट। अब जो ये कॉपर है यानी कि तांबा है, तांबा हमने देखा है, बिल्कुल देखा है। तो कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये जो नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है एयर में, एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। धीरे धीरे जो इसका ये चमकदार भूरा सरफेस होता है उसको ये क्या कर लेती है, लूज कर लेती है, एंड गेन्स अ ग्रीन कोट, और उसके ऊपर क्या लग जाता है, ग्रीन कलर का कोट लग जाता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन सब्सटेंस क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो आपने देखा होगा घरों में जब आप तांबे का कुछ बर्तन यूज करते हैं, है ना, तांबे के लोटे होते हैं, थालियां होती हैं, या जब हम पूजा करते हैं तो अक्सर तांबे की थाली पूजा में होती है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो थाली होती है बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप देखोगे किनारे किनारे पे ग्रीन लग जाता है ना। या तांबे का कोई ग्लास है तो आप देखोगे नीचे उसके बॉटम में क्या है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि ये जो कॉपर है, ये जो तांबा है, ये किसके साथ, जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, उसके साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे जो इसका ये जो ब्राउन सरफेस था, पहले आपने देखा होगा कि पहले चमकदार रहता है, जब हम नया नया लेके आते हैं, कोई तांबे का लोटा हो या तांबे का कोई ग्लास हो या कोई थाली हो या कोई अन्य बर्तन हो, जब हम लेके आते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत ब्राउन होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है, वो जो उसका ब्राउन सरफेस है वो क्या होने लग जाता है, इतना चमकदार अब नहीं रहता,
और धीरे 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 वो ग्रीन होने लग जाता है। कहीं कहीं पर आप देखोगे ग्रीन ग्रीन छींटे टाइप के उसमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिस वजह से इसमें ये ग्रीन कोट आता है। ठीक है, अभी जो ग्रीन सब्सटेंस है बच्चों, इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है आयरन व्हेन एक्सपोज्ड। आयरन यानी कि लोहे को जब एयर में ज्यादा देर तक रखो, जब एयर में ज्यादा देर तक रहता है, एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो ये क्या हो जाती है, जो आयरन के कोई भी चीज है इसमें जो है ऐसे ब्राउन कलर की, जैसे लोहे की कोई कीज है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए हवा में, तो कुछ लंबे समय के बाद आप देखोगे उसमें जो है ये ब्राउन फ्लेकी कलर की क्या आ जाती है, कोटिंग आ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे रस्ट यानी कि जंक कहा जाता है बच्चों। तो यही ये सारी चीजें क्या डिफाइन करती हैं? कोरोजन को डिफाइन करती हैं। सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि जो मेटल है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर सिल्वर के स्पून्स देख पा रहे हो, या कोई मेटल्स यहाँ पर ये आर्टिकल्स हैं, सिल्वर के आर्टिकल्स हैं। आप क्या देख रहे हो, ये दो तो काफी ब्राइट है, लेकिन ये दो थोड़ा कम ब्राइट है, ये तो बिल्कुल ही ब्लैक यहाँ पर हो चुका है। वहीं अगर आप कोई कॉपर की बात करते हो, तो कॉपर भी आप क्या देखोगे, कुछ पहले तो शाइनी होगा, कुछ टाइम के बाद ब्लैक होने लग जाएगा। ऐसा क्यों? तो इसका कारण भी कोरोजन है। और आयरन की बात करें तो आयरन भी आप देखोगे कुछ टाइम बाद ऐसे रेडिश ब्राउन फ्लेकी हो जाती है। क्यों? इसका कारण क्या? इसका कारण भी कोरोजन है। लेकिन सबका अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि सिल्वर जो है वो हवा के साथ रिएक्ट तो करता है, करते तो सारे एयर के साथ रिएक्ट है, लेकिन एयर में किसके साथ? आयरन करता है एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट, कॉपर करता है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट, सिल्वर करता है एयर में जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल आप इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे डिटेल में डिस्कस और इसे आगे करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर जो है लोहा जो है उस पर जंग लगता है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को जरा ध्यान से यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, प्लेस क्लीन आयरन नेल इन 3 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी एंड सी। तो ए बी सी टेस्ट ट्यूब हमें लेनी है, उसमें हमें 3 आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कीलों को डालना है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, पहला टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब और तीसरी टेस्ट ट्यूब। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए। तो ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है ये वाली, इसमें हमें क्या डालना है? वाटर डालना है। सिंपल देखें यहाँ पर क्या है, वाटर डला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या डालना है? बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डालना है, यानी कि उबला हुआ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, एंड एड 1 ml ऑयल एंड कॉर्क इट। ठीक है, और इसमें क्या डालना है बच्चों? 1 ml ऑयल भी डालना है, 1 ml क्या डालना है? ऊपर से ऑयल डालना है, और फिर इसको कॉर्क कर देना है, यानी कि ऊपर से इसको बंद कर देना है। जैसे ए वाले को हमने कॉर्क किया था, कॉर्क इट, इसको ये जो ये है ना, ये इसे कॉर्क कहा जाता है। ठीक है, तो कॉर्क करके इसको क्या कर लेना है? बंद कर लेना है। अगला है पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमें डालना है टेस्ट ट्यूब सी में, और इसको भी क्या कर लेना है? कॉर्क कर लेना है। तो इसमें क्या डाला हमने? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा देखो बी वाले में बच्चों हमने ये जो ऑयल है और डिस्टिल वाटर को बॉईल करके क्यों डाला था? टू रिमूव डिजॉल्व एयर। उसमें जो एयर डिजॉल्व हो रखी है, उसमें जो हवा घुली हुई है, उसको हटाने के लिए हमने वाटर को बॉईल किया था। तीसरे वाले में बच्चों हमने कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला? क्योंकि ये क्या है? ड्राइंग एजेंट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो ये एयर से सारे मॉइस्चर को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम इसे ड्राइंग एजेंट भी, ड्राइंग एजेंट की तरह ये यहाँ पर काम करता है। तो इस तरीके से 3 टेस्ट ट्यूब लेकर के, एक में वाटर, एक में बॉइल्ड वाटर के साथ थोड़ा सा 1 ml
ऑयल डाल करके हम क्या कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। और तीसरे में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल करके इनको क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ दिनों बाद क्या देखेंगे, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हमें क्या दिखेगा, नेल, आयरन नेल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए। तो टेस्ट ट्यूब ए वाली जो आयरन नेल है उसमें क्या होगा, जंक हमें दिखाई देगा। ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, क्योंकि ये जो है एयर और वाटर दोनों के साथ क्या हो रखी थी, एक्सपोज हो रखी थी। ठीक है, वहीं टेस्ट ट्यूब बी की अगर हम बात करते हैं, द नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर सो दे डू नॉट रस्ट। तो यहाँ पर जो नेल्स हैं वो सिर्फ वाटर के साथ क्या थी, एक्सपोज थी, इसीलिए ये रस्ट नहीं करती। वहीं थर्ड की बात करें, टेस्ट ट्यूब सी, नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली ड्राई एयर, यहाँ पर ये सिर्फ ड्राई एयर के साथ एक्सपोज थी, सो दे ऑल्सो डू नॉट रस्ट, इसीलिए ये इन्होंने भी क्या नहीं किया, रस्ट नहीं किया, इन पर भी जंग नहीं लगा। दिस शोज दैट बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नीडेड फॉर रस्टिंग। इससे पता चलता है हवा और नमी दोनों चाहिए रस्टिंग के लिए। हमने क्या किया था, एक में तो हवा और नमी दोनों थे, एक में से हमने हवा हटा दी, एक में से नमी हटा दी, है ना, एक में से हमने एयर हटा दिया और एक में से हमने मॉइस्चर हटा दिया। तो हमने क्या देखा, जिससे हमने एयर हटाया लेकिन मॉइस्चर था, और एक से जिससे हमने मॉइस्चर हटाया लेकिन एयर था, तो दोनों में ही रस्टिंग नहीं हुई। रस्टिंग सिर्फ किसमें हुई, जिसमें एयर और मॉइस्चर दोनों थे, यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि जो कोरोजन है, या हम आयरन रस्ट की बात करते हैं, लोहे में जंग लगने की बात करते हैं, तो उसके लिए दोनों कंडीशन नेसेसरी है, एक मॉइस्चर और दूसरा एयर, एयर भी होनी चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए, तो क्या होगा, रस्टिंग की प्रोसेस होगी। ठीक, चलिए तो इस एक्सपेरिमेंट को आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।